Assalamu alaikum. This is the theory course of pharmacy practice, which is the 602. In this, the topic assigned to me is the introduction to toxicology and herbal drugs and addiction. So I will cover these three topics, and which have further subdivisions, which have further subtopics. So I will update the course material or the content after the discussion with our senior teachers. So first lecture is related to the introduction to toxicology. Let's start it. What is toxicology? The older definition defines the toxicology as the basic science of the poison. So we can say it is the branch of science that deal with the poison, and the poison is any substance that can cause and that can produce harmful effects when administered either by accidentally or by design to a living organisms. The toxicology include the study of the harmful effects either by physical phenomena as well. इसमें हमारे पास environmental factors भी आ जाएंगे, इसमें हमारे पास drug induced भी आ जाएंगे. इसका स्कोप बहुत बड़ा है, और इसमें अब जो है वो according to newer definition, the study of adverse effects of chemical agent on biological system is also included in the toxicology. तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी अब ब्रांच बनती जा रही है, और तमाम मेडिसिन को जो है उनकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है उसमें टॉक्सिकोलॉजिकल एवेल्युएशन जो है वो मैंडेटरी हो गई है, और स्टार्ट पे ही जो है उसकी सेफ्टी डिटरमिन कर दी जाती है कि सेफ्टी कम फर्स्ट, उसके बाद उसकी एफिकेसी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सेफ्टी जो है उसकी एवेल्युएशन के लिए कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट में बिगिनिंग में ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में स्टार्ट किए जाते हैं. Furthermore, if we talk about the toxicology, then we have to study the toxic substances as well. उसके अंदर वो कि किस तरह टॉक्सिक कंपाउंड किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस डोज में, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है किस पार्ट में, किस ऑर्गन में टॉक्सिक सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. तो इट इज़ द होल साइंस जिसमें हमें पूरी चीज़ें, उसका मैकेनिज्म जस्ट लाइक फार्माकोलॉजी, उसका मॉलिकुलर मैकेनिज्म तक एट द एंड तक जो है वो हमें डिटरमिन करना होता है कि क्या कॉज है कि मॉर्टेलिटी बढ़ रही है या ऑर्गन टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व हो रही है. What is the purpose of the determination of the toxic symptoms or toxic effects? First of all, it involves in the recognition, identification and quantification of the hazard. जो भी हैज़र्ड है जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे एनिमल्स को भी अगर इफ़ेक्ट कर रहा है या पॉल्यूशन के हिसाब से प्लांट को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो भी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आएगा. तो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड क्वान्टिफाई द हैज़र्ड. Then we have to develop certain standards and regulations to protect the health and the environment. It also involves in the safety assessment and use of data as basis for the regulatory control of the hazards. जितनी भी बायो हैज़र्ड्स हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उनकी सेफ्टी असेसमेंट बहुत नेसेसरी है कि उनकी कितनी क्वांटिटी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो कि वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस ना कर सकें. देन फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मा में और इसी तरह पेंट इंडस्ट्री है, इस तरह फूड इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उसमें हमारे पास हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग सेवरल सॉल्वेंट्स, वी आर इन अ ह्यूज क्वांटिटी. उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट में उनकी कंसंट्रेशन है, इट इज़ टू मच बियॉन्ड देयर सेफ्टी लिमिट. So the study of toxicology serves society in many ways. Not only it protects the human and it protects the environment, it also facilitates the development of more selective toxicant as an anti-cancer and other clinical drugs, pesticides and so forth. So कि होता क्या है कि जब हमें इसका मैकेनिज्म पता चल जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उन चीज़ों को जो कि एडवर्स इफेक्ट यूज़ करें, साइटोटॉक्सिक इन नेचर हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को फर्दर फार्माकोलॉजिकल एवेल्युएशन के लिए भी फॉर द ड्रग डिस्कवरी भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जस्ट लाइक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग,
फॉर दी पेस्टिसाइड्स के अगर हमें पेस्ट नहीं चाहिए और अपनी एग्रीकल्चर को हमने प्रमोट करना है तो वहाँ पे फिर इसका यूज़ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उन पॉइजन का। एज वी नो कि हम फार्मासिस्ट हैं, हमें पता है कि डोज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, डोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइजन इज़ अ क्वान्टिटेटिव कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस बीइंग हार्मफुल at some doses, but at the same time being without harmful effect, it may be don't have any harmful effect at some lower doses. So it is a limit, and there is a range of possible effects from the lower dose up to the maximum effective dose. And उसमें ये होता है कि हमारे पास लॉन्ग and there is a chance कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉइजन हैं लेकिन उनकी एक्यूट टॉक्सिसिटी नहीं आती, उनकी क्रॉनिक टॉक्सिसिटी आती है। और जैसे कि विनाइल क्लोराइड है हमारे पास, विनाइल क्लोराइड जो है वो हेपेटोटॉक्सिक है एट हाई डोजेस, बट इट इज़ अ कार्सिनोजन विथ अ लॉन्ग लेटेंट पीरियड एट लोअर डोजेस। लोअर डोजेस पे ये साइलेंट है, इफेक्ट नहीं आ रहे, लेकिन इट कैन इंड्यूस कैंसर। साइलेंटली जो है वो क्या करेगा, कैंसर इंड्यूस कर सकता है। इसी तरह क्लिनिकल ड्रग्स आर मोर poignant. For example, although therapeutic and highly beneficial effects are produced at some doses, however, they may have some deleterious side effects, and they may be lethal at the higher dose. For example, aspirin. Aspirin is a relatively safe drug at recommended doses, and it is very commonly prescribed by the physician and commonly taken by the millions of the people worldwide. At the same time, the chronic use of the aspirin can produce the deleterious effect to the gastric mucosa, and it is fatal at the doses of about 0.2 to 0.5 gram per kg. And about 15% of the reported accidental deaths are reported in children, especially who ingested the salicylates, particularly aspirin, and as it is present in our houses as such. ठीक है, तो बच्चों में इसकी जो है वो पॉइजनिंग, इसकी मोर्टेलिटी रेट इंजेक्शन की और पॉइजनिंग की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक्सीडेंटली बच्चे जो है उसको टॉफ़ी समझ के, बंटी समझ के इसको इंजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उनकी जो सर्वाइवल जो डेथ रेट है इट इज़ अबाउट 15%। सिमिलरली डोज जो है वो हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों बिकॉज द सब्सटेंस विच इज़ इफेक्टिव इन लोअर डोज, और वही डोज जब हम हाई कर देते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड जिंक, दे आर बेसिकली रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, बट देयर लेवल इज़ वेरी लो, हमें बहुत ही कम लेवल में चाहिए। अगर हमें उसका लेवल हम इंक्रीज कर देंगे देन दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सिम्टम्स। सो इन toxicology we have to assess the risk and we have to measure the risk कि हम किस तरह टॉक्सिसिटी को मेजर कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है जिसे हम एज डिस्कस अर्लियर कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दी हैज़र्ड, व्हाट इज़ द हैज़र्ड, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हैज़र्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सोर्स इन्वायरमेंटल है, ये ऑक्यूपेशनल है, या ये ड्रग इंड्यूस है, फार्माकोलॉजिकल है। ठीक है, first is the most important thing is the hazard identification. Then we have to assess the dose response assessment. Dose is very important as discussed कि poison जो है उसमें हमारे पास वो quantitative concept है, उसमें हमें डोज important है। वो तमाम केमिकल्स जो कि लो डोज में सेफ हैं, हाई डोज में ज़रा से ज़्यादा डोज होने में उनका जो है वो बिल्कुल ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू चेक दी डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। एंड अनदर इज़ दी एक्सपोजर असेसमेंट के व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दी एक्सपोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टॉक्सिसिटी मे बी एक्यूट एंड मे बी क्रॉनिक एंड मे बी सब क्रॉनिक। ठीक है, थ्री डिग्रीज हैं। एक्यूट का मतलब है कि वो इफ़ द टॉक्सिसिटी इज़ अपेयर after the administration and within the 24 hour and up to 48 hours, maximum 24 से लेके 48 यानी 1 से 2 दिन के अंदर अगर टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो इट मीन्स इट इज़ द कंपाउंड प्रोड्यूसिंग दी एक्यूट टॉक्सिसिटी।
while subchronic toxicity is the toxicity in which बेसिकली वी जिसमें जो है वो मोर देन 10 days अप टू 3 months, एंड इन क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इसमें 3 months से लेकर 6 months तक की अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कोई टॉक्सिक सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं देन इट विल कॉल एज दैट द सब्सटेंस इज प्रोड्यूसिंग दी क्रॉनिक टॉक्सिसिटी. इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट उसमें जो है वो इस तरह का क्राइटेरिया तो नहीं फॉलो किया जाता जैसे कि ड्रग डिस्कवरी भी किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो एक्यूट एंड क्रॉनिक एंड सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जो है एट द इनिशियल लेवल ऑफ द ड्रग टेस्टिंग उसमें उसको डिटरमिन करते हैं. ठीक. For that purpose, experimental animals will be used which are highly inbred with genetic variation, and they can, by the use of such animals, we can relate it to the human toxicity. And for that purpose, the easiest way is to determination of the lethal dose, which is the LD50, which is the simplest measurement of the dose required to kill 50% of the एनिमल अंडर टेस्टेड. ये यूजुअली हमारे पास फार्माकोलॉजिकल लैब्स में होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 एनिमल सेलेक्ट किए हैं और 3 एनिमल्स मर गए तो 50% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो किल हो गई. तो इसका मतलब है वो जो डोज है वो लीथल है. सो LD50 इज़ वन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड टू डिटरमिन द एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ applied for the registration for the any pharmacological effect. उसके लिए अगर वो न्यू ड्रग उसकी फाइल हुई भी है तो उसमें उसकी मैंडेटरी है कि LD50 ED50 थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए. देन वी हैव इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रिस्क असेसमेंट जिसके थ्रू हम जो है वो रिस्क असेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ दैट वी शुड चेक द केमिकल और फिजिकल एजेंट, उसका जो मैकेनिज्म है उसकी नेचर है वो हमें डिटरमिन करनी है. देन जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम को वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं उस बायोलॉजिकल सिस्टम को है जो है वो हमें स्टडी करना है. वी हैव टू स्टडी द इफ़ेक्ट और रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हेपेटोटॉक्सिक है तो कितनी डिग्री तक हेपेटोटॉक्सिक है, या वो हेपेटिक फेलियर की तरफ जा रहा है या सिर्फ हेपेटिक फाइब्रोसिस कर रहा है या फैटी लीवर कर रहा है या सिरोसिस कर रहा है, तो क्या उसकी डिग्री है और एक्सपोजर की सिचुएशन क्या है. ये उस प्रीवियस से ही लिंक्ड है कि सिचुएशन कौन सी है, कितने ड्यूरेशन के लिए हमारा एक्सपोजर हुआ है और उसका रेस्पॉन्स कैसा है, कितना डिग्री का है. The exposure of humans and other organisms may be intentional, may be occupational, may be environment. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि या तो वो एक्सीडेंटली सुसाइडल अटैम्प्ट है या उसकी जॉब ऐसी है कि वो जॉब पे जा रहा है वहाँ फार्मा में कहीं पे या पे कीमोथेरेपी में कैंसर की ड्रग में इन्वॉल्व है, तो उसका जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में पार्ट्स पर मिलियन की जो कंसनट्रेशन है वो एलिवेट हुई है. या इसका नॉर्मल इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है. पेंट की अगर इंडस्ट्री में मौजूद है तो लेड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. और या फिर एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, तो ये किसी भी उसमें हो एक्सपोजर उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो. एक्सपोजर सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा पार्ट जो है वो एक्सपोज हो रहा है स्किन का. अगर ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कंपाउंड की जो टॉक्सिसिटी है वो वेरी करती है कि कौन से रूट को वो लेकर उसमें एंटर हो रहा है बॉडी में. इफ़ इट एंटर्स थ्रू लंग्स एंड स्किन, दे आर बेसिकली दीज टू आर मेजर 2 एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, लंग्स एंड स्किन. क्योंकि यही इसके बाद हमारे पास GIT ट्रैक आता है कि वो अगर ओरली कोई ड्रग ले ली है और ये इसमें सुसाइडल अटैम्प्ट अगर किया गया है तो फिर GI सबसे ज़्यादा फिर अफेक्टेड होगा. थर्ड पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल्स में अगर हमने कोई मेथड यूज़ कर रहे हो और उसकी वो जो ड्रग है उसका जो सजेस्टेड रूट है वो ओरल नहीं हो, देन उसके बाद हम वी कैन से कि वो पेरेंट्रल रूट के थ्रू जा सकते हैं. बट रिमेंबर कि अगर हमारा रूट अगर पेरेंट्रल है तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो अबाउट 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी. ओरल रूट, स्किन का एक्सपोजर एंड लंग एक्सपोजर जो है उसकी टॉक्सिसिटी फिर भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द टॉक्सिसिटी जिसमें वो जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दे
और डायरेक्ट ब्लड में अगर आ जाएगा तो फिर उसको डिटॉक्सीफाई करना भी, स्टॉप करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी it is available in the blood and it will easily reach to its target organs, target cells, target receptors. वहाँ ये अपने इफेक्ट्स बाइंड करेंगे. जब तक हम एंटीडोट और इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जब तक जो है वो पेशेंट में काफ़ी डैमेज हो चुका होगा. So exposure situation is very important in this case. Then we have the areas of the toxicology. What are these areas? First area is the descriptive toxicology. The descriptive toxicology, in this the toxic properties of the chemical agents are systematically studied for various endpoints using a variety of the different organisms, and it is the main type of the toxicology जिसमें हम पूरी उसकी जो है वो descriptive study करते हैं कि इसमें तमाम ऑर्गन्स को में क्या क्या उसमें इफ़ेक्ट हो और तमाम ऑर्गेनिज्म में इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो डिटरमिन किए जाएं. देन वी हैव मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी, एंड इसमें बेसिकली इट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन एंड एज वेल एज इट्स मैकेनिज्म कि किसके थ्रू इसने अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि किस तरह इसके अगर हमें एब्जॉर्प्शन का रूट पता है तो हम इसमें प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन रुक जाए. फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल एक्सपोजर है तो फिर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाए ड्यूरिंग दी जॉब. जो भी उनकी जॉब है उसमें वो कोई सेफ्टी गॉगल्स पहने, मास्क पहने, ग्लव्स यूज़ करें, इस तरह के उनका जो इनहेल रेशो है वो रिड्यूस हो जाए. तो एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता हो कि कैसे कैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आइदर थ्रू स्किन, आइदर थ्रू लंग्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ताकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप पे रोक सकें, और कैसे एक्सक्रीट हो रहे हैं ताकि हम उसकी एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज कर सकें. Then we have the regulatory toxicology. Regulatory toxicology is very important for the approval of the drug. और कोई भी अगर केमिकल है और कोई भी अब ड्रग है, अब वो मार्केट ही नहीं हो सकती, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो द साइंटिफिक डेटा शुड बी देयर. द इनोवेटर और द मैन्युफैक्चरर शुड परफॉर्म द स्टडी टू प्रोड्यूस द साइंटिफिक डेटा टू डिसाइड that how much it is safer or how much it is toxic, and what are the means to protect the human and animals for the excessive risk, and so it is the regulatory requirement. इसके बगैर जो है वो ड्रग जो है वो अब मार्केट नहीं हो सकती. इसी तरह अब केमिकल्स में भी जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो स्ट्रिक्ट हो रही हैं, उसकी भी अप्रूवल में अब जो है वो मसले होते हैं, क्योंकि तमाम जो स्पेशली जो सॉल्वेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज रन हो रही हैं उसमें उनकी जो है अप्रूवल में फिर हमें वो मेजर्स बताने पड़ेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट दी ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम एक्सेसिव रिस्क. देन वी हैव फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी विच एम्फसाइजिंग ऑन दी एविडेंस ऑफ दी पॉइजनिंग, कि क्या एविडेंस है कि ये पॉइजन है, एंड ट्राइज टू इस्टेब्लिश द एक्सटेंट टू विच द पॉइजन्स वर इन्वॉल्व इन दी ह्यूमन डेथ, कि कौन कौन से ऐसे पॉइजन हैं जो कि डेथ ह्यूमन डेथ में इन्वॉल्व हैं. इसमें वो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में आ जाएंगे. देन वी हैव दी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, एज द नेम इंडिकेट कि तमाम जो ड्रग्स हैं वो पॉइजन हैं, और जो मोस्टली जो पॉइजन हैं दे कैन यूज एज अ ड्रग एट सर्टेन डोज. सो द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग इन दी बॉडी and or there is basically come under the clinical toxicology, and it is also concerned with the treatment and prevention of the drug toxicity in the population. So clinical toxicology is also very important. As we have discussed that dose is very important. The amount of chemical entering in the body is called the dose. इसमें अगर हम ड्रग्स की बात करें तो वो तो उसकी मेडिसिनल डोज ही होती है, और अगर हम सिंपल उसकी डोज बात करें तो कोई भी केमिकल, कोई भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, उसकी भी एक ख़ास क्वांटिटी भी, इसको भी इसमें टॉक्सिकोलॉजी में इसको डोज ही कहेंगे. तो अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम इसको mg/kg यूजली एक्सप्रेस करते हैं. तो टॉक्सिकोलॉजिकल डोज जो है वो डिपेंड करेगी कि क्या कंसंट्रेशन है, क्या
toxicant की what are the properties, what are the timing and what are the frequency of the exposure, what is the length of the exposure and what is the exposure pathway. ये हम चीज़ें डिस्कस हमने तकरीबन कर ली हैं कि डोज जो है एक तो हमें ये फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है. अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड किसी एरिया में जो है वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू सेवरल रीज़न. ठीक है, कोई एक रीज़न है कि उसमें अगर वो उसका गैस एक्यूमुलेट हो रही है और वहाँ पे एयर फ्लो नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है. तो कितनी डोज होगी जो कि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या कंसंट्रेशन है कि वो अगर लंग्स में होगी तो वो जो है वो हाइपोक्सिया प्रोड्यूस कर लेगी और फिर उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, ये एक्यूट इफेक्ट है कि क्रॉनिक इफेक्ट है, लेंथ ऑफ एक्सपोजर कितना है और पाथवे मतलब कौन से ऑर्गन के थ्रू जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है. डोज रेस्पॉन्स दोनों चीज़ें एक साथ हैं. अगर डोज है तो फिर रेस्पॉन्स है, तो फिर डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो बेसिकली इज़ डिपेंडेंट ऑन द डोज. अगर चेंज जो भी डोज ली है तो उससे क्या चेंज आया, उसकी जो नॉर्मल स्टेट थी उसमें मॉलिक्यूलर, सेलुलर, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म लेवल पर कौन से ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि जो है वो प्रोड्यूस होंगे उस टॉक्सिक कंपाउंड से. देन हम रेस्पॉन्स को कंपेयर करेंगे कि लोकल रेस्पॉन्स टॉक्सिक का ज़्यादा है या सिस्टमेटिक ज़्यादा है, टॉक्सिक जो इफ़ेक्ट हैं वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल हैं, दे आर आइदर इमीडिएट या डिलेड हैं. ठीक है, तो रेस्पॉन्स इस तरह के हमारे पास देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस. मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक मीन्स कि अगर हम उनकी डोज इंक्रीज़ करेंगे तो रेस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे. या रेस्पॉन्स जो है वो नॉन मोनोटॉनिक है, मोनोटिक है, सॉरी मोनोटॉनिक है और नॉन मोनोटॉनिक होना चाहिए. तो ये मैं कंफर्म कर लूँगी. तो रेस्पॉन्स जो है वो या तो इंक्रीज़ हो रहा है डोज के हिसाब से तो वो मोनोटॉनिक है और नहीं हो रहा तो नॉन मोनोटॉनिक है. जस्ट लाइक हार्मोन, जस्ट लाइक वाइटामिन के, अगर उनका हम डोज बढ़ाते हैं तो फिर मज़ीद कोई रेस्पॉन्स में चेंज नहीं आता, वो एलिमिनेट हो जाता है या फिर एज सच जो है वो बॉडी में रहता है. ठीक है, देन वी हैव टू असेस द रिस्क एंड सेफ्टी. रिस्क इज़ द चांस, द प्रोबेबिलिटी that harm will occur under the specific condition. और सेफ्टी ये है कि the probability that harm will not occur under the specified condition. तो रिस्क की बेसिस पे अगर हम कहें तो हमें सेफ्टी जो है वो ज़्यादा करनी है और रिस्क हमें कम लेने हैं. कहीं कहीं पे हम रिस्क लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है और एक इंडस्ट्री है जिसको अपने काम के लिए वो सॉल्वेंट्स चाहिए तो वहाँ पे रिस्क लेगी वो इंडस्ट्री, वहाँ पे वो अपना काम करवाएगी. लेकिन फिर वो फिर इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स भी दे जिससे जो है वो जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी हेल्थ जो है वो, उनकी सेफ्टी जो है वो प्रिजर्व रह सके. सो हमें कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हर सब्सटेंस जो है वो बहुत सेफ़ है और तमाम जो ड्रग सब्सटेंसेस, तमाम कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं है, कोई नहीं है. इस तरह हम हर किसी ऐसा नहीं कर सकते कि हम चीज़ों को छोड़ते चले जाएं. हमें उन टॉक्सिक कंपाउंड के साथ डील करना पड़ेगा. सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग्स मे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द कैंसर ऑफ द हैंडलर, जो कि वहाँ पे लैब में, जो कि फार्मेसी में जो भी उसका जो फार्मासिस्ट है वो डाइल्यूशन बना रहा है, ही इज़ प्रोन टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग, क्योंकि उसमें वहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है. तो फैक्टर्स तो कंसीडर करने ही होंगे उसको कि वो अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो रिड्यूस करें. हमें रिस्क तो लेना ही है, तो रिस्क में हमें देखने होंगे कौन कौन से फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हम नहीं कर सकते. तो उसमें हमें पहले देखना होगा कि क्या बेनिफिट्स हैं. अगर हम कोई रिस्क ले रहे हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स. कोई कंपनी है, उसका काम है या रिस्क के साथ कोई बेनिफिट उसके साथ है. देन वी हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूट. कोई अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद है देन वी शुड सब्स्टिट्यूट द टॉक्सिक कंपाउंड. हमें टॉक्सिक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए. इट इज़ द फर्स्ट चॉइस. देन अगर टॉक्सिक कंपाउंड है वो इतना कॉमनली यूज़ हो रहा है तो पब्लिकली डिक्लेयर्ड हो कि इट इज़ अ टॉक्सिक कंपाउंड, और फिर उसका जो पब्लिक यूज़ है वो एंटिसिपेटेड हो, हर एक को ऑथराइज ना हो कि वो हर एक को मिल जाए, वो आराम से जो है वो
चूहे मार दवा और ये जो जो हमारे पास हाउस होल्ड आइटम होते हैं, क्लीनिंग आइटम स्पेशली, ये बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही डेंजरस है कि उसमें फिर इनका इंजेक्शन, एक्सीडेंटल इंजेक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। एम्प्लॉयमेंट कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई टॉक्सिक सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है तो फिर उसके साथ कुछ मेजर्स भी ऐसे यूज़ किए जाएँ कि जो एनवायरनमेंट में जो है वो उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ ना हो। फर्दर मोर जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी एक तो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा मसला है कि उनका जो वेस्ट है वो बाहर जाकर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा, उसको भी जो उसके इफ़ेक्ट्स है इन्वायरमेंट की क्वालिटी पे वो भी असेस किए जाएँ कि कितना उससे अगर हम उसकी जो वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है वो वाटर लाइन में मिक्स हो रहा है उसका वेस्ट, और वो जाकर आगे आपके सारे चीज़ों को ख़राब कर रहा है, तो उसका भी फिर असेसमेंट मैंडेटरी है। कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल, कि अगर क्वालिटी ऑफ वाटर ही ख़राब हो रही है और वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, और वो फॉर एग्जांपल वो वाटर जो है वो मिनरल वेस्ट के साथ उसमें जो है वो हाई कंटेंट ऑफ लेड है, उसमें मेटल्स हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें जो कि वेजिटेबल्स में जाके डिपॉजिट हो रही हैं, तो दोज पर्सन जो कि एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं बाय मीन्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो उनमें भी वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज ओरल रूट के थ्रू वो अपने डाइटरी फैक्टर के ज़रिए उसको इनटेक कर रहे हैं, उनकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर वो कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर वेजिटेबल है वो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनमें वो कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो हमारा फूड का पार्ट है, हमारा डाइटरी पार्ट है। अगर ये भी अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारी जो है वो फिर लाइफ कहाँ जाएगी। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हमारे पास डाइटरी फैक्टर की कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहुत ज़्यादा पार्ट है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट नॉर्मल जो वाटर लाइन है उसके साथ मिक्स ना हो। ठीक है, देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के समटाइम्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल बट दे आर सो एक्सपेंसिव कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, अदरवाइज दे डोंट गेट एनी प्रॉफिट ऑफ देयर ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इसलिए ज़्यादातर चांस ये होता है कि ड्यू टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, और फिर यूज़ ऑफ द रिस्क इसमें किया जाता है कि रिस्क ले लें और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लेके अपने आप को रिस्क से प्रिवेंट कर लें। ये स्लाइड हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ड्यूरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द डोज इज़ इम्पॉर्टेंट। Then rapidity of the response with respect to route of exposure, no doubt इंट्रावेनस रूट, पेरेंट्रल रूट्स में जो भी होगा उसमें जो है वो रैपिडिटी प्रोड्यूस होगी और इसमें टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा होंगे। इवन टॉपिकल जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं और जो फार्मर इससे अफेक्टेड होते हैं उनके अंदर भी बहुत ही एग्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, कि अगर उनको फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं मिले तो वो पैरालाइज हो जाएं, उनका जो रेस्पिरेशन है वो पूरा कोलैप्स हो जाए और उस पर फिर उनकी फिर डेथ हो जाए। What are the spectrum of undesirable effects and the most common जो इफ़ेक्ट मिलता है वो होता है कि एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया, स्पेशली एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये सब चीज़ें जो हैं वो एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू हमें नज़र आता है और ये आमतौर पर जो है वो रिवर्ट बैक होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। लेकिन अगर ये कांस्टेंट एक्सपोजर है तो वो जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है इट मे कन्वर्ट इनटू अ ट्यूमर, इट मे कन्वर्ट इनटू अ स्किन कैंसर। ठीक है, इसी तरह केमिकल एलर्जीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें आई में एलर्जी हो सकती है, किसी ऑर्गन, किसी बॉडी पार्ट्स पे हो सकती हैं, हेयर्स में हो सकती है, नेल्स में हो सकती है। ठीक है, और देयर मे बी सम इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस. Idiosyncratic reactions are those adverse effects that cannot be explained and the mechanism of their toxicity is not known. So, in most conditions, mostly there are unpredictable effects which are produced in the organisms. Then the toxicity may be immediate and it may be delayed. It may be reversible, it may be irreversible, it may be local or it may be systematic. Furthermore, sometimes it may happen that two or more toxic compounds of the environment or the chemicals may interact with each other, and when they interact with each other, either they may produce certain additive toxic symptoms or they may produce synergism. It means कि उसके जो भी toxic effects हैं वो increase हो जाएंगे
और या फिर पोटेंशिएशन हो जाएगी उनकी फर्दर, या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि देयर मे बी दी एंटागोनिज्म ऑफ दी टॉक्सिक इफेक्ट्स। सो वी मस्ट नो कि इंटरेक्शन क्या है। इंटरेक्शंस अगर हमें केमिकल्स का पता होगा तो उस इंटरेक्शन के बेसिस पे वी कैन रिलेट इट टू दी ट्रीटमेंट ऑफ दी टॉक्सिसिटी। ये कौन सा ट्रीटमेंट उनको दिया जाए ताकि वो जो टॉक्सिसिटी है वो रिवर्ट बैक हो जाए। पता नहीं सर, मैडम सना कहाँ हैं? जी मैंने रोक दिया लेक्चर, बोलिए सर। जैसे मैं ये अभी लेक्चर ले रही हूँ ना, तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ये मैंने हैंड फ्रीज लगाए, इससे भी करती थी रिकॉर्ड पहले, इसमें आवाज़ लो होती थी, अब ये उस पर कनेक्ट नहीं हो रहा। जैसे आप हैंड फ्री ले जाएं, अभी फ्री है, तो उसमें सेटिंग आपको करनी है इस तरह कि ये इसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। अब ये हुआ है कि सर यार दूसरे कंप्यूटर पे बैठे थे, उनके पास दूसरी हैंड फ्री थी। और दूसरी बात ये पता क्या, ये हैंड फ्री ये मोबाइल की है, मोबाइल की नहीं है। इसमें दो चीजें लगती है, इसमें माइक भी लगता है और इसमें आवाज वाला भी लगता है, दो चीजें लगती है, तो दो को फिर एक बनाना पड़ता है। इसका है कनेक्टर तो ले आए, लेकिन कनेक्टर आपने कभी इसको लैपटॉप में नहीं चलाया? ये लैपटॉप से चलाया है, सुन रही है जो माइक चला के दिखा दें। हाँ, माइक भी चला हुआ है, सिर्फ सुनने के लिए चला हुआ है। तो हो सकता है लैपटॉप का अपना जो माइक होता है वो ऑन हो गया हो, वो ऑन रिकॉर्डिंग के लिए। वो इससे ऑन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मैं जैसे बात कर रही हूँ गूगल क्लास पे, तो लैपटॉप से बात तो हो जाती है, क्योंकि उसमें इंटरनल बिल्ट इन होता है माइक। जैसे मेरे लैपटॉप से तो बात हो जाती है, तो इसमें नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग जब करती है तो आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अगर ये मैंने माइक अभी नहीं लगाया हुआ, अगर मैं माइक निकाल भी दूंगी तो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी, लेकिन आवाज़ का वॉल्यूम कम है और इसमें शो नॉइस आती है, लेकिन है इसमें फिर भी माइक। अगर मैडम इसको चलाना हो ना, इसके साथ एक कनेक्टर लगेगा। सर इसी को ना चलाएं, हमें ये फेवर करवा दें कि हमें बता दें कि इसमें कौन सी चीज़ लगेगी, हम एक आध सैंपल मंगवा लें कि ये जो है हेडफोन है, ये वाले सेट हैं जिसमें माइक भी हो और स्पीकर भी हो और एक ही साथ, मतलब वो मोबाइल पे भी चले और इस पर भी चल जाए और कंप्यूटर में भी चल जाए। हमें बेसिकली वो जो कंप्यूटर रखे हैं वो हमें लेक्चर लेने हैं, उसके लिए आपको जब आप लैपटॉप में लगाएंगे उसके लिए कनेक्टर लगाना पड़ेगा, कि वो जो अगर आप मोबाइल के भी चाहिए इसके लिए ना, मोबाइल में कनेक्टर नहीं लगेगा, 2 पिन वाला नहीं लगेगा ना, आपको 2 पिन वाला कनेक्टर चाहिए। उसमें 2 पिन वाला लगेगा। लेकिन मैंने अभी ये जो है निकालना नहीं चाह रही, क्योंकि मेरी जो है ना रिकॉर्डिंग चल रही है, सही है, वो रिकॉर्ड कर दूंगी ना, और अभी मेरा टॉपिक बाकी है, अभी आधा हुआ है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें